हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मार्स पर सिटी, मून पर सिटी, यहाँ तक कि सौर मंडल के कई चंद्रमाओं पर सिटी बनाने की बात चल रही है। तो इन्हीं पर रिसर्च करते वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों आखिर हम मार्स या मून पर सिटी बनाने की बात सोच रहे हैं। हाँ, माना कि अभी मून पर बेस बनाना या फिर मार्स तक इंसानों का पहुंच पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चीजें जब मुश्किल हैं ही तो हम मून या मार्स के बारे में ही क्यों बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 6 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर रहा जा सकता है, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं। और इन 6 बिलियन ग्रहों में से 300 मिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अर्थ जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब वहां पर लिक्विड वाटर जैसी चीज हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकता है। इन 300 मिलियन एस्टिमेटेड प्लैनेट में से 24 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको हमारे साइंटिस्ट ने कैटेगराइज कर लिया है, और उनमें 16 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं, यानी कि वो प्लैनेट्स जो हमारे सौर मंडल में लाई नहीं करते, जो कि हूबहू हमारे अर्थ जैसे हो सकते हैं या फिर उससे बेहतर भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लैनेट्स हैबिटेबल कैसे होते हैं, यानी कि रहने लायक कैसे होते हैं। एक प्लैनेट के हैबिटेबल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका हैबिटेबल जोन में होना, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। ये प्लैनेट्स की वो डिस्टेंस होती है जो स्टार से इतनी दूर भी न हो कि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, और वो इतना पास भी न हो कि सूरज की गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। लेकिन फिर भी सिर्फ हैबिटेबल जोन में होना काफी नहीं है। यहाँ पर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि उस प्लेनेट का राइट साइज, उसकी डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी, उसके अराउंड नेचुरल सैटेलाइट का होना, वो जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है उस स्टार की स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर हम अपने स्टार यानी अपने सन को देखें तो वो करीब 4.5 बिलियन साल से काफी स्टेबल है। लेकिन ज्यादातर स्टार स्टेबल नहीं होते, वहाँ पर स्टार्स पर बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती रहती हैं। उससे बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हमारी धरती को सूरज से बचाने में हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा मदद करती है। लेकिन जो दूसरे कई सारे स्टार्स हैं, वहाँ पर ये डिसरप्शन इतना ज्यादा होता है कि स्टार के अंदर की उससे जो एनर्जी निकलती है वो किसी भी प्लेनेट की इंटरनल मैग्नेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी प्लेनेट के हैबिटेबल होने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेनेट की जो कि हूबहू हमारी धरती जैसे हो सकते हैं। नंबर 1, केपलर 452b। इसे अगर हम सुपर अर्थ कहें तो ये गलत नहीं होगा। शायद इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है उसका नाम है G2 स्टार। इस प्लेनेट का एक साल करीब 388 दिन का होता है। ये प्लेनेट अर्थ से लगभग 50% बड़ा है, और G2 स्टार हमारे सन से करीब 10% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो हमारे सूरज से 20% ज्यादा ब्राइट है। ये तकरीबन हमारी धरती से 1400 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। केपलर 452b एक 6 अरब साल पुराना प्लेनेट हो सकता है, और इसका सन हमारे सन से करीब 1.5 अरब साल पुराना हो सकता है। मतलब ये सोलर सिस्टम हमारे वाले से बहुत ज्यादा पहले बना था। दोस्तों, अभी तक तो हम प्लेनेट के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का नजारा कैसा होगा? बहुत सारे साइंटिस्ट के अनुसार ये ग्रह नुकीली चट्टानों वाला हो सकता है। इसके आसपास थिक एटमॉस्फेयर के होने के चांसेस तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स भी होंगे, और ये क्लाउड्स इतने ज्यादा हैं कि लगभग पूरी सरफेस को कवर करके रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन के होने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर इसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा मॉनिटर करी गई हैं, जैसे कि टाइम टाइम पर इरप्शन होते रहना। बड़े बड़े इरप्शन यहाँ पर शायद लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करने दे रहा था। मे भी कोई लाइफ वहाँ पर मौजूद है, वो इतनी एडवांस नहीं हो पा रही है कि वो भी शायद हमारा पता लगा सके, और हमने भी अभी तो वहाँ पर लाइफ का कोई साइन तो नहीं पाया है। लेकिन अगर प्लेनेट की उम्र को देखा जाए तो ये हमारी धरती से भी 1.5 अरब साल पुराना है, जिसका मतलब ये है कि जहाँ हमारी धरती पर, जो कि 4.5 बिलियन साल पुरानी है, जहाँ पर धरती के अपने पूरे जीवन काल में कई सारी प्रजातियों ने जन्म लिया और फिर उसका विनाश हो गया, और फिर हुआ हम इंसानों का जन्म, जो अभी मशक्कत कर रहे हैं धरती पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि केपलर 452b के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, जो कि हमारे ग्रह से भी 1.5 अरब साल पुराना है।
इसलिए यहाँ पर भी कई सारी प्रजातियों ने भी जरूर जन्म लिया होगा, लेकिन फिर किसी मास एक्सटेंशन की वजह से वो खत्म हो गए हों और फिर नई प्रजाति अभी पनपना शुरू कर रही हो, जिस वजह से हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन अगर हमें हमारे लिए नए घर में रहने की दृष्टि से देखें तो केपलर 452 भी एक शानदार ग्रह हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट है हम सब का फेवरेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया हमारे धरती से सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है। इसकी दूरी हमारी धरती से 4.2 लाइट ईयर जितनी है। प्रोक्सिमा सेंटोरी का भी एक एम टाइप डॉर्फ स्टार है जो हमारे सन से करीब 10% छोटा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये स्टार सुपर एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को हमारे अर्थ के मुकाबले 70% ज्यादा एनर्जी मिलती है। सुपर एक्टिव स्टार्स ये उस टाइप के स्टार्स होते हैं जिसकी सोलर फ्लेयर बहुत खतरनाक होती है। यही वो स्टार्स होते हैं जो किसी प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इतना स्टेबल नहीं रह पाता। लेकिन साइंटिस्ट के अभी तक के डेटा के मुताबिक प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी स्टेबल देखा गया है, जिस वजह से ये शायद हमारे रहने के लिए शायद सही कंडीशन वाला ग्रह हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट है केपलर 186f। ये प्लेनेट केपलर टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया है, इसी वजह से इसका नाम केपलर 186f रखा गया। ये एक बहुत ही कमाल का प्लेनेट है, जो कि ये उनमें से एक प्लेनेट है जिसका साइज लगभग हमारी धरती के बराबर है और ये सोलर सिस्टम में 5वें नंबर का प्लेनेट है। ये प्लेनेट अपने स्टार की सिर्फ 30% एनर्जी ही रिसीव करता है, जिसकी वजह से ये अर्थ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ठंडा है। अगर अभी हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक रहा जितना हमारा है तो सनलाइट की गर्मी यहाँ पर इजिली ट्रैप हो सकती है और ये प्लेनेट ठीक ठाक गर्म रह सकता है। और इसके ठंडे होने की वजह से यहाँ पर फ्रोजन वाटर की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम अपने धरती की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वे सनलाइट की अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वे हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। लेकिन केपलर 186f जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो एक एम टाइप डॉर्फ स्टार है, जिसकी वजह से प्लेनेट की सरफेस पर मोस्टली इंफ्रारेड लाइट रिसीव होती है। उसकी वजह से स्पेक्ट्रम में हमें एक डिफरेंट वेवलेंथ देखने को मिलती है और इसी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो हमें हरे के बजाय शायद दूसरे कलर में देखने को मिल सकते हैं। ये डिम स्टार देखने में शायद बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये थे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स जिसके बारे में हमें अभी पता है, और बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मार्स के अलावा ये भी ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम वहाँ पर जाने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्पेसशिप बना पाए तो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।